भारतवर्ष का इतिहास केवल किसी एक भूगोल, राज्य या साम्राज्य की कथा नहीं, बल्कि ये एक अखंड सांस्कृतिक प्रवाह की यात्रा है। प्राचीन भारत को यदि वैश्विक सभ्यताओं का पथ प्रदर्शक कहा जाए तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। यहाँ का सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक ढांचा उस समय की अन्य समकालीन सभ्यताओं से न केवल भिन्न था, बल्कि उनसे कहीं अधिक उन्नत और समावेशी भी। प्राचीन भारत, महाभारत काल जो है वो कई अर्थों में दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण और भारतवर्ष के तो निश्चित रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण कालखंड रहा है। सभ्यताओं का जो संघर्ष है वो भी वो दौर था और सभ्यताओं के विनाश का समय भी वो था और नई सभ्यता के उदय का दौर भी था। महाभारत युद्ध के कारण, जो कि संभवतः विश्व का सबसे पहला विश्व युद्ध है और जिसने दुनिया को, भारत को और एशिया के जो देश हैं उनको निश्चित रूप से प्रभावित किया है। जैसे हम ये ध्यान दें कि महाभारत का काल का जो समय है तभी सरस्वती सभ्यता का विलोप हुआ, क्योंकि जो महाभारत का जो संघर्ष हुआ है, महायुद्ध हुआ है, विश्व युद्ध हुआ है, उसमें तमाम एक तरह से कहें आज की भाषा में खतरनाक आग्नेयास्त्रों का प्रयोग हुआ, जिनको ब्रह्मास्त्र और दूसरी तरह जानने समझने की कोशिश करते हैं। तो उन्होंने बड़ा नुकसान समाज का, सभ्यता का किया। जैसे सरस्वती सभ्यता जो है, तो जो सरस्वती नदी थी उसका विलोप हुआ, जो पूरे भारत के एक बहुत बड़े हिस्से को जीवन देती थी, सांस्कृतिक उन्नयन का और संस्कृति के साथ जोड़ने का बड़ा काम कर रही थी। क्योंकि गंगा भी बाद में आई हुई नदी है, ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख नहीं मिलता है। दूसरा कि महाभारत काल ही है जब महाजनपद का विचार एक तरह से पनपने लगा था और महाभारत के युद्ध में ही हम देखें कि भारतवर्ष का जो आज की तारीख में जो राजनीतिक नक्शा है, उनके समाज से तो लोग आए ही हैं। कोई अवंती से आया है, कोई मगध से आया है, कोई दक्षिण भारत से आया है, कोई बिल्कुल सुदूर पूर्वी भारत से आया हुआ है। जिस युग में यूनान, चीन और रोम अपनी राजनीतिक व्यवस्थाओं का आरंभ कर रहे थे, उसी समय भारतवर्ष में गणतंत्र और राजतंत्र दोनों की परिपक्व संस्थाएं अस्तित्व में थीं। यही वो काल था जब प्राचीन भारत के महाजनपदों ने भारतीय इतिहास की नींव रखी। अफ्रीका तक में महाजनपद की कल्पना की जानकारी हमको मिलती है और महाभारत ऐसा विश्व युद्ध है जिसमें केवल दुनिया की 185 जनजातियों ने भाग लिया है और कोई कौरवों के पक्ष में लड़ा है और कोई पांडवों के पक्ष में लड़ा है। जब सभ्यताओं का विनाश हुआ तब ये जो महाजनपद हैं इन्होंने आकार लेना शुरू किया, अपना संगठन बनाना शुरू किया। लेकिन इसका संबंध जो कई तरह के जो पश्चिम के इतिहासकार हैं महाजनपद को दूसरी तरह से समझने की कोशिश करते हैं या समझाना चाहते हैं कि सत्ता संचालन के जो तरीके हैं वो सीख रहे हैं और अपने राज्य को बचा रहे हैं। ऐसा नहीं है, बल्कि एक तो पहली बात तो ये कि जो केवल भारत का जो क्षेत्र है, आज का जो पॉलिटिकल मैपिंग जिसको हम कहेंगे, उसके अलावा भी जो पश्चिम एशिया वाला जो क्षेत्र है वहां भी जनपद होते थे। भारतवर्ष में प्राचीन काल से महाजनपदीय व्यवस्था अलग अलग काल में आकार लेती रही। जनपद का अर्थ है जनों का पद या निवास स्थल। जब ये जनपद बड़े और संगठित हुए तो इन्हें महाजनपद कहा गया। बौद्ध और जैन ग्रंथों के साथ साथ पुराणों में भी 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। इन महाजनपदों का स्वरूप केवल राजनीतिक नहीं था, वे धार्मिक, सांस्कृतिक, व्यापारिक और शैक्षिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण केंद्र बने। भारतवर्ष की एक विशेषता ये रही कि सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग के प्रारंभ तक भी ये भूमि अनेक राज्यों और गणों में बटी होने पर भी
एक सांस्कृतिक सूत्र में बंधी रही। ये सूत्र कभी धर्म के माध्यम से, कभी भाषा साहित्य के द्वारा, कभी व्यापारिक मार्गों से और कभी शिक्षा के केंद्रों द्वारा प्रकट होता है। यही कारण है कि महाजनपदों की अपनी अपनी विशिष्ट पहचान होने के बावजूद उनमें एक अंतर्निहित सांस्कृतिक एकता विद्यमान रही। राजनीतिक दृष्टि से महाजनपदों में विविधता थी। कुछ महाजनपद शक्तिशाली राजतंत्रों के रूप में प्रतिष्ठित थे, जहां राजा और उसकी प्रशासनिक व्यवस्था सर्वोच्च मानी जाती थी। वहीं कुछ गणराज्य भी थे, जहां निर्णय सभा और संघ की सहमति से लिए जाते थे। इस प्रकार भारतवर्ष में राजनीतिक प्रयोग का वो स्वरूप देखने को मिलता है जिसे आधुनिक लोकतांत्रिक परंपराओं का भी प्रेरक कहा जा सकता है। महाजनपद ने राष्ट्र को अखंड कैसे रखा जा सकता है, इसके लिए भी नीतियां बनाने का काम किया और कुछ हद तक वे सफल भी रहे। हमें महाजनपदों से ही ये सीखने को मिलता है कि आज जो हम स्वतंत्र भारत में जिन चीजों को हम समझने की कोशिश करें, देख पा रहे हैं, राजनीतिक विचार को भी, सामाजिक विचार को भी, सामाजिक ताने बाने को, राजनीतिक ताने बाने को, तो ये सब महाजनपदों का ही एक तरह से श्रेय है कि हम आज एक विकसित भारत का हिस्सा बने हुए हैं। सांस्कृतिक दृष्टि से ये युग अत्यंत सशक्त था। महाजनपदों में नगरों का विकास हुआ, शिल्प और कला फली फूली और नगर प्रशासन की स्पष्ट संरचनाएं दिखाई देने लगी। इस समय तक लोहा व्यापक रूप से प्रचलन में आ चुका था, जिससे कृषि और शस्त्रास्त्र दोनों में प्रगति हुई। यूं तो महाजनपद के समय भी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक समृद्धि थी और ये सब पल्लवित भी हो रहे थे, लेकिन उस काल को प्रायः आरंभिक राज्यों, नगरों, लोहे के बढ़ते प्रयोग और सिक्कों के विकास के साथ भी जोड़ा जाता है, क्योंकि मौद्रिक आदान प्रदान का समय भी जो है ये महाजनपद के साथ मिलता है। और एक तरह से जो अभी जो कॉन्सेप्ट जो चलता है पुरातत्व का कि लोह युग और ताम्राश्म युग और जो है, तो इसको भी यदि हम महाजनपद और उसके पहले की सभ्यताओं का परीक्षण करेंगे, अवलोकन करेंगे, तो हमको फिर से जरूरत पड़ेगी कि हम इस प्रक्रिया को जो काल निर्धारण की है उसको हम फिर से समझें और फिर से निर्धारित करें। नगरीकरण ने व्यापार और उद्योग को गति दी। तक्षशिला, वैशाली और उज्जैन जैसे नगर महाजनपदों के सांस्कृतिक और व्यापारिक केंद्र बने। इसी कालखंड में धार्मिक क्रांतियां भी हुईं। वैदिक परंपरा के साथ साथ बौद्ध और जैन धर्म का उदय हुआ। बुद्ध ने सारनाथ, काशी महाजनपद के अंतर्गत में अपना प्रथम उपदेश दिया और महावीर का जन्म वैशाली, वज्जी महाजनपद में हुआ। इन दोनों धर्मों ने भारतीय समाज को नई नैतिकता, करुणा और सत्य अहिंसा की शिक्षाएं दी, जिनका प्रभाव केवल भारत तक सीमित नहीं रहा बल्कि एशिया और विश्व तक फैला। इस दृष्टि से महाजनपद काल एक आध्यात्मिक जागरण का युग भी था। बौद्ध ग्रंथों में भारत को 5 भागों में विभाजित किया गया। उत्तरापथ, पश्चिमोत्तर भाग है उत्तरापथ, मध्य देश, प्राची, पूर्वी भाग, दक्षिणापथ और अपरांत यानी कि पश्चिमी भाग। यदि वे महाजनपदों के नाम की सूची इन ग्रंथों में एक समान नहीं मिलती है, लेकिन थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ जैन ग्रंथ भी 16 महाजनपद की पुष्टि करते हैं। महाजनपद का जो विकास है वो महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध, ये जो दौर है ये भी ईसा से कम 1000, 1500, 2000 साल पहले का है। 1000 वर्ष के आसपास का महावीर स्वामी का समय मिलता है और आज से लगभग 2500 साल पहले मतलब गौतम बुद्ध का समय मिलता है हमको। और उन्होंने भी मगध हो, जो खास करके जो जैन धर्म है और बुद्धिस्ट जो परंपरा है, वो मगध का जो इलाका है वहाँ ज्यादा पनपी, वहाँ से आरंभ हुई। और जैन जो परंपरा है उसने फिर जैसे पश्चिमी भारतवर्ष जो है, राजस्थान है, गुजरात है, मालवा का प्रदेश है, इस तरह से ज्यादा विस्तार हुआ। इसी प्रकार यह जो समय है बौद्ध तथा जैन सहित विभिन्न दार्शनिक विचारधाराओं का विकास का समय भी है। महाजनपदों के बीच परस्पर संबंध भी उल्लेखनीय रहे।
राजतंत्र और गणराज्य के बीच कभी सांस्कृतिक और वैवाहिक गठबंधन बने, तो कभी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं ने युद्ध और संघर्ष का रूप ले लिया। इन संघर्षों ने भारतवर्ष की राजनीति को गतिशील बनाए रखा और सामरिक दृष्टि से सक्षम साम्राज्यों के उदय की भूमिका तैयार की। विशेषकर मगध महाजनपद ने अपनी सामरिक शक्ति और रणनीतिक स्थिति के कारण धीरे धीरे अन्य महाजनपदों पर प्रभुत्व जमाना शुरू किया और अंततः यही प्रभुत्व मौर्य साम्राज्य की स्थापना में परिणत हुआ। जनपद शब्द और जनपद के साथ साथ प्रजातांत्रिक समाज की जो रचना है, ये भी महाजनपदों की, खास करके मगध है, वैशाली है, मालवा है, अवंती महाजनपद जो था, तो यहाँ भी जनतांत्रिक लोकतंत्र का जो विषय है वो लगातार पुष्पित पल्लवित हुआ। वैश्विक परिप्रेक्ष्य में भी महाजनपदों का महत्व कम नहीं था। उस समय फारस में आकेमेनिड साम्राज्य अपने चरम पर था, यूनान में नगर राज्यों का विकास हो रहा था, चीन में झोउ वंश अपने स्प्रिंग एंड ऑटम। वैश्विक परिप्रेक्ष्य में भी महाजनपदों का महत्व कम नहीं था। उस समय फारस में आकेमेनिड साम्राज्य अपने चरम पर था, यूनान में नगर राज्यों का विकास हो रहा था, चीन में झोउ वंश अपने स्प्रिंग एंड ऑटम और वॉरिंग स्टेट्स काल से गुजर रहा था और रोम में गणराज्य की नींव रखी जा रही थी। भारत के महाजनपद इन सभ्यताओं से न केवल परिचित थे, बल्कि व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान के माध्यम से उनसे जुड़े हुए थे। फारस की महत्वाकांक्षा और सिकंदर का भारत आक्रमण महाजनपदों के दौर का ही प्रसंग है। इन घटनाओं ने भारत को वैश्विक राजनीति में प्रत्यक्ष रूप से शामिल किया। व्यापारिक मार्गों ने भारत को मध्य एशिया, चीन और मिस्र तक जोड़ा। भारतीय वस्त्र, रत्न, मसाले और हाथी दांत की मांग विदेशी बाजारों में थी। इसके साथ ही भारतीय दार्शनिक और धार्मिक विचार भी बाहर की दुनिया में पहुंचने लगे। इस दृष्टि से महाजनपद काल केवल भारतीय राजनीति का संक्रमण काल नहीं था, बल्कि ये वो दौर था जिसमें भारत ने वैश्विक सभ्यता के साथ गहन संबंध बनाए। इस पूरी पृष्ठभूमि में ये स्पष्ट हो जाता है कि महाजनपद केवल राजनैतिक इकाइयां नहीं थे, बल्कि वे भारतीय सभ्यता के सांस्कृतिक, धार्मिक, व्यापारिक और बौद्धिक जीवन के केंद्र थे। इन महाजनपदों की आंतरिक संरचना, उनके परस्पर संबंध, उनके धार्मिक और सांस्कृतिक आयाम और उनके विदेशी सभ्यताओं से जुड़ाव का विश्लेषण हमें प्राचीन भारत की उस विराट छवि से परिचित कराता है जो कालांतर में मौर्य और गुप्त साम्राज्यों के रूप में परिपक्व हुई। हम श्री कृष्ण को हम याद करें तो हम जरूर कहते हैं कि वो द्वारकाधीश हैं, लेकिन वो राजा नहीं है, वो सम्राट भी नहीं है। वो एक द्वारका का जो एक तरह से प्रजातंत्र है या गणतंत्र जो है उसके एक हिस्सेदार हैं, और उसके जो मुखिया है वो उग्रसेन है जो कंस के पिता थे। तो श्री कृष्ण हो, बलराम हो, और भी जो यादव श्रेष्ठ रहे या और समाज के जो श्रेष्ठ लोग थे, वो उसके एक तरह से हम संसद कह लें या कोर ग्रुप मान लें, जिस भी तरह से करें, तो वो उन्होंने उस तरह से काम किया है। और फिर अलग अलग व्याख्याएं हैं कि जनपद जहाँ पर समाज का विकास होता रहा, समाज ने अपने अपने जैसे वहाँ के विशेष संस्कृति के, विशेष भाषा के, विशेष प्रकृति के लोगों ने जहाँ पांव रख लिया, एक व्याख्या हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जनपद मतलब एक खास तरह की जाति, एक खास तरह के समुदाय, एक खास तरह के व्यवहार और बोलने वाले लोगों का उस तरह से वहाँ पर वो विकास हुआ, इस तरह से वो कहा जाता है। लेकिन इसके साथ साथ और भी चीजें हमको देख समझ सकते हैं। इसी दौर में राजशाही भी रही है और यहाँ की राजा की शक्ति असीमित नहीं थी, क्योंकि प्रजातंत्र के ही साथ साथ ये विकास हुआ महाजनपद का। तो इसलिए बाद में राजशाही और सारी चीजें जुड़ती गई जो बुराइयों की तरह हम आज समझते हैं उसको। तो यहाँ राजा न्याय करता था, कर वसूलता था, साम्राज्य का विस्तार करता था, और इस प्रकार महाजनपद का अर्थ बड़ी राजनीतिक भौगोलिक इकाइयों के तौर पर भी किया जा सकता है। ग्रामीण एवं नगरीय दोनों प्रकार की परिस्थितियों में या परिधियों में यह सहअस्तित्व इन महाजनपदों की विशेषता थी। यह उत्तर वैदिक काल का
वह समय रहा है जब भारत में सिंधु सभ्यता के बाद दूसरा नगरीयकरण का सिलसिला आरंभ हुआ। ये सभी महाजनपद आज के उत्तरी अफगानिस्तान से पूर्वी बिहार तक और दक्षिण भारत में गोदावरी नदी के बेसिन तक फैले हुए थे। कालांतर में मगध महाजनपद इन सभी महाजनपदों में से सबसे शक्तिशाली रूप से उभरा और भारत का प्रथम साम्राज्य भी बना। भारतवर्ष के इस प्राचीन गौरवशाली अतीत से वैश्विक परिचय वीर भारत न्यास का उद्देश्य है। प्राचीन भारत के महाजनपदीय स्वरूप से साक्षात्कार महाजनपद गाथा में करेंगे।